Hello students, continuing the atomic structure, we were talking in the previous video about the de Broglie's concept or de Broglie's hypothesis, that means the wave nature of matter particles. उनका फॉर्मूला जो था उसका हमने एक आध क्वेश्चन भी लिया था. Some more questions we'll take now. मान लो क्वेश्चन ऐसा हो कि a ball of mass 100 gram is moving with a speed of 10 meter per second. Find its de Broglie wavelength. फाइंड इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ. देखो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है हमारे पास डी ब्रॉगलीज कॉन्सेप्ट का. तो डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ और मैटर वेवलेंथ वुड बी इक्वल टू एच अपॉन एम वी. जरा देखें इसको. 6.62 इंटू 10 पावर -34 ऐसा यूनिट में अपॉन मास 0.1 kg इंटू वेलोसिटी इन ऐसा यूनिट दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड. सो द वैल्यू तो एकदम सिंपल सी है. क्वेश्चन का पर्पस कुछ अलग था. मीटर. सी दिस वेवलेंथ. It is such a short wavelength that we cannot experimentally verify it. Such short wavelength is not experimentally verifiable. तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि लार्ज पार्टिकल्स जैसे बॉल हुई 100 ग्राम की, तो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल बोलते हैं. लार्ज पार्टिकल्स मींस मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स. फॉर द मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स वी कैन नॉट वेरीफाई द de Broglie's wavelength, or wave nature cannot be verified for the large particles. So it becomes insignificant. De Broglie's concept becomes insignificant for macroscopic or the large particles in motion. तो लिख देंगे इस बात को. This is extremely low wavelength and hence cannot be experimentally verified. This cannot be experimentally verified. तो इस बात को हम यूं भी कह सकते हैं. डी ब्रॉगलीज वेव नेचर ऑफ मैटर पार्टिकल्स, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, मैक्रोस्कोपिक और लार्ज पार्टिकल्स is insignificant. इसका मतलब ये डी ब्रॉगलीज कॉन्सेप्ट इज यूजफुल और मीनिंगफुल फॉर माइक्रोस्कोपिक स्मॉल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और मूविंग एटम्स, and not for the large particle like cricket ball or any ball or even a dust particle. Dust particle is also an example of large particle, that means macroscopic particle. So for such cases de Broglie's wave nature cannot be experimentally verified and it is insignificant. तो क्वेश्चन से ये हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया. चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं. जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसा हो. चलिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. इसको क्लब करते हैं विद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. लिखो ए लाइट ऑफ वेवलेंथ 310 nanometer is irradiated on a clean metal of work function 2 electron volt.
Find de Broglie wavelength of most energetic photoelectron. मान लो ये क्वेश्चन है, ए लाइट ऑफ द वेवलेंथ 310 नैनोमीटर इज इरेडिएटेड ऑन ए क्लीन मेटल ऑफ वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ऑब्वियसली अगर एनर्जी ज्यादा है वर्क फंक्शन से ऑफ इंसिडेंट एनर्जी, देन photon will eject the photoelectrons. So we have to find out the de Broglie wavelength of the most energetic photoelectron. तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले तो आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन अप्लाई कर दो. कौन सी इक्वेशन? के मैक्स इज इक्वल टू व्हाट? hc अपॉन लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन. So what is the maximum kinetic energy of the photoelectron? That means the most energetic photoelectron we are talking about 12,400 upon lambda in angstrom 3,100 minus W work function 2. So the value comes out to be how much? 2 0 से 2 0 cancel out, 3 चौक 4 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब आपको एक बात पता है, अगर काइनेटिक एनर्जी पता है किसी इलेक्ट्रॉन की, तो उसका मतलब उस पर लगाया गया पोटेंशियल भी मालूम है. वो कैसे? अगर किसी इलेक्ट्रॉन इनिशियली एट रेस्ट पर 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करो, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस, तो काइनेटिक एनर्जी बिकम्स इक्वल टू व्हाट? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो किसी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी अगर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो हम यूं मान सकते हैं कि इस पे 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया गया होगा व्हेन इनिशियली इट वाज एट रेस्ट टू गेट इट्स काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो एक तरीके से V की वैल्यू क्या हो गई? 2 वोल्ट. मतलब इट इज एज इक्विवेलेंट और एज गुड एज एन इलेक्ट्रॉन इनिशियली एट रेस्ट विच वाज एक्सेलरेटेड बाय ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 वोल्ट. और हमारे पास बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन, especially for electron, only for electron, what? Square root 150 upon V, that is 150 upon 2 root 75 angstrom. That's it. यही आपका आंसर है. और सॉल्व कर लेंगे. तो like that we can find out de Broglie wavelength. और एक क्वेश्चन लो चलो. जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसे कहे कि इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ Li2 plus ion. Find its de Broglie's wavelength. चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करें. बहुत छोटे छोटे सवाल हैं बट कॉन्सेप्चुअल हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं. नाउ इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन द थर्ड ऑर्बिट ऑफ द Li2 प्लस. कैसे भी करके इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मिल जाए, तो जैसे हमने अभी ये क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, ये वाला, ये देखो, कैसे भी करके इलेक्ट्रॉन की अगर काइनेटिक एनर्जी मिल जाए, तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला बहुत आसानी से अप्लाई कर सकते हैं. कमिंग टू द क्वेश्चन, देखो एक अप्रोच तो ये है. तो फर्स्ट अप्रोच मैं दोनों तरीके से बताता हूँ स्टूडेंट्स. मैं तो स्टूडेंट्स को देखता हूँ कि कैसे सॉल्व करते हैं वो, तो आई ऑब्जर्व लाइक दिस. तो पहली अप्रोच स्टूडेंट्स क्या करते हैं? फॉर्मूला लगाते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू वी, और वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं थर्ड ऑर्बिट में. किसके लिए? Li2 प्लस. कैसे, क्या फॉर्मूला? 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड z अपॉन n. रखेंगे वैल्यू 1.8 इंटू 10 टू द पावर. खैर मैं तो नहीं करता ऐसे क्वेश्चन, नहीं मैं नहीं सॉल्व करता इस टाइप से. मैं तो ये बता रहा हूं कि स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, और कई बार वो टाइम ज़्यादा लगाते हैं, टाइम ज़्यादा खर्च करते हैं, और कैलकुलेशन में भी एरर हो सकती है. सो फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स यू शुड हैव द गुड अंडरस्टैंडिंग सो दैट स्मार्ट वेज कैन बी अडॉप्टेड फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस.
तो 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू जेड अपॉन एन, जेड की वैल्यू कितनी 3, कौन से ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में, कैंसिल्स आउट, आ गई वैल्यू 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड. नाउ अप्लाई दिस फॉर्मूला. So lambda is what? H 6.62 into 10 to the power minus 34 upon mass of what? Electron. Electron के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं हम डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ. सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 to the power minus 31 kg into what velocity? 2.18 into 10 to the power 6. अब यहां से ये 31 ऊपर जाएगा तो -3 रह गया, और ये 10 के पावर 6 ऊपर जाएगा तो 10 के पावर 3 रह गया. तो 6620 अपॉन 9.1 इंटू 2.18 एंड दैट विल बी द डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ इन मीटर. सो लाइक दैट यू विल गेट द वैल्यू. यही हुई वैल्यू. कैलकुलेशन से एक बार चेक कर लेंगे. मास केजी में लिया है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में ली है. ये 10 के पावर 31 ऊपर गया तो 10 के पावर -3 रह गया, 10 के पावर 6 गया, नहीं गलत कर दिया, 10 के पावर -9, ये गलत था. हाँ वही मैं कहूँ, मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा था. नाउ 6.62 अपॉन 9.1 इंटू 2.18 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर. तो एक तरीके से 10 के पावर -9 मतलब नैनोमीटर हो गया ये. तो यहां से सॉल्व कर लेंगे तो 6.62 अपॉन 9.1 इंटू 2.18 नैनोमीटर. एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना हो तो इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 एंगस्ट्रॉम. तो 66.2 अपॉन 9.1 इंटू 2.18 एंगस्ट्रॉम. चलो ये बोल दिया. लगभग ये 18-20 3 एंगस्ट्रॉम के आसपास की वैल्यू है अप्रॉक्सीमेटली, नियरली 3 पॉइंट समथिंग विल कम, बट वी आर टेकिंग 3 एंगस्ट्रॉम. बट मैं क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ऐसे नहीं करूंगा. व्हाट विल बी माय अप्रोच? सेकंड अप्रोच. Li 2+ है, n इज इक्वल टू 3 में. तो आप एक काम करो, एनर्जी कैलकुलेट करो. En -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर 3 स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर 3 स्क्वायर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और ये तो आपको पता ही है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी. ये पढ़ रखा है आपने. Kinetic energy is equal to it is magnitude wise it is same but opposite sign of total energy, so that is 13.6 electron volt. इसका मतलब kinetic energy अगर किसी इलेक्ट्रॉन की 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो how much of the potential difference would have been applied across it to gain the kinetic energy equal to 13.6 वोल्ट. ये आ गया वोल्टेज. अब देखो डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इक्वल टू व्हाट? कौन सा फॉर्मूला? 150 अपॉन 13.6. लगभग अगर सॉल्व करेंगे तो ये लगभग कितना आ जाएगा? अप्रॉक्सीमेटली 10 एंगस्ट्रॉम, 10 पॉइंट समथिंग, 11 के आसपास मान लो. 136 और 13 लगभग 11, तो 3 पॉइंट समथिंग, 3.3 टाइप के एंगस्ट्रॉम के, वो भी लगभग उतना ही आना था. तो सी, दिस इज a smarter way of solving question. A very little calculation is involved. So like that you can solve the. तो ये फॉर्मूला जो है स्क्वायर रूट 150 अपॉन v is strictly for electrons de Broglie wavelength and is very very useful. तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम बेस्ड ऑन इट. तो ये थे क्वेश्चंस ऑन डी ब्रॉगलीज कॉन्सेप्ट. अब यहीं पे एक और हम बात करेंगे, वेरिफिकेशन ऑफ बोहर्स एंगुलर मोमेंटम
क्वांटाइजेशन रूल। याद है आपको बोहर ने एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन रूल दिया था, क्या दिया था कि एंगुलर मोमेंटम mvr ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। ये था वो। इस बात को वेरीफाई कर सकते हैं हम बाय डी ब्रॉगली। कैसे? डी ब्रॉगली ने कहा कि इफ अट ऑल इलेक्ट्रॉन इज अंडरगोइंग और हैविंग द वेव नेचर इन एनी ऑर्बिट देन इट शुड शो द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन एन ऑर्बिट। इसका मीनिंग कुछ ऐसा निकला। मान लो ये सर्कुलर ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग लाइक दिस, एक, दो, तीन, दिस इज 1 lambda de Broglie wavelength, another lambda, another lambda. This is called constructive interference. Constructive interference or in phase combination of wave. इन फेज कॉम्बिनेशन ऑफ वेव। तो क्या कह रहे हैं? मान लो ये सर्कुलर ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग। इफ इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग देन एज पर द डी ब्रॉगलीज कॉन्सेप्ट इट विल हैव द वेव नेचर। और वेव नेचर अगर कंटिन्यूस होना है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इन फेज कॉम्बिनेशन होना है, सो दिस इज वन वेव, वन ऑसिलेशन इज वन वेव, सेकेंड ऑसिलेशन इज सेकेंड वेव, थर्ड ऑसिलेशन इज थर्ड वेव. So these waves starting point and end point should be same for continuous wave motion. इसका मतलब circumference should be the integral multiple of lambda. तो what is circumference? 2 pi r should be the integral multiple of de Broglie's wavelength lambda. So this is circumference of the orbit and lambda is the de Broglie wavelength and n is an integer which is called orbit number or number of waves. तो n is the orbit number or the number of waves. कहने का मतलब ये हुआ कि in the first orbit how many waves will be formed? One. That means one oscillation. In second orbit how many waves will be formed? Two waves. In the third orbit 3 waves. In the 50th orbit 50वें orbit में कितनी waves बनेंगी? 50. That means 50 oscillations will be observed. तो circumference is the integral multiple of lambda. तो क्या बात थी ये? Circumference 2 pi r is equal to n into lambda, where n is अभी लिखा ही था हमने फॉर्मूला, number of waves और ऑर्बिट नंबर. जरा इसको एडजस्ट करें तो 2 पाई आर इज इक्वल टू एन इंटू लैम्डा इज व्हाट? एच अपॉन एम इंटू वी. एम इंटू वी इज नथिंग बट लीनियर मोमेंटम. तो एम वी आर इज इक्वल टू एम वी को इधर ले आओ और 2 पाई को इधर ले आओ. क्या आ गया? एन इंटू एच अपॉन 2 पाई. तो देखो डी ब्रॉगलीज के कॉन्सेप्ट से हमने वेरीफाई कर दिया दिस इज एंगुलर मोमेंटम एंड दिस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई. सो दिस इज बोहर्स एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन रूल. सो लाइक दैट वी से. अच्छा यहीं पे एक बात और कहें कि सर्कमफेरेंस इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा. अगर ऐसा ना हो तो क्या सिचुएशन होगी? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऐसा हो जाएगा. मान लो ये कोई सर्कुलर ऑर्बिट है
this is one wave, this is second wave, and this is थर्ड यहां कंप्लीट हुई, स्टार्टिंग पॉइंट ये था, यहां कंप्लीट हुई, इसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द वेव एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ द वेव इज नॉट सेम। तो इस केस में दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। destructive interference or out of phase combination of waves. This is one wave, another wave, and third wave. It is not combining at the same, there is a phase difference, and whenever phase difference is there, the waves do destruct each other. You will learn in physics in interference and diffraction. हम केमिस्ट्री में उतनी बात नहीं करते, तो this does not happen. This is not the case. इस केस में 2 pi r circumference is not equal to n into lambda. तो n is not, तो यहां पर n into lambda के बराबर नहीं है. So this does not happen. What happens is that integral number of waves are formed in a circular orbit. That is what the concept was. चलिए इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन लेते हैं. ये क्वेश्चन बड़ा फेमस सा होता है. कई बार क्वेश्चन ऐसा कहता है कि बोहर्स ground state radius of H atom is x angstrom. Find de Broglie wavelength in third orbit of He plus ion. Find de Broglie wavelength in third orbit of He plus ion in terms of x. मान लो यही क्वेश्चन हो. देखो क्या है क्वेश्चन. क्वेश्चन दिया कि बोहर ग्राउंड स्टेट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज x एंगस्ट्रॉम. हालांकि x की वैल्यू पता है हमें. क्या फॉर्मूला 0.529 इंटू n स्क्वायर 1 स्क्वायर अपॉन जेड. हाइड्रोजन के लिए 1, ग्राउंड स्टेट में n इज इक्वल टू 1. तो x की वैल्यू पता है हमें. x के टर्म्स में हमें आंसर फाइंड आउट करना है. अब एक बात ध्यान दो. de Broglie wavelength द थर्ड ऑर्बिट ऑफ द He plus ion in terms of x we have to find out. तो आपको पता है कि circumference ऑफ द थर्ड ऑर्बिट 2 pi r. r कौन सा? r3. किसके लिए? He plus would be n is equal to 3. that means थर्ड ऑर्बिट में 3 वेव्स बनेंगी, तो n की वैल्यू 3 हो गई, इंटू लैम्डा. वी वांट टू फाइंड आउट. सो व्हाट इज लैम्डा? 2 पाई अपॉन 3 इंटू व्हाट इज द रेडियस इन द थर्ड ऑर्बिट? 0.529 इंटू n स्क्वायर अपॉन जेड. 3 स्क्वायर अपॉन जेड. जेड इज व्हाट? 2. अच्छा, इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? x. तो 2 से ये 2 कैंसिल, एक 3 से ये 3 कैंसिल. सो व्हाट इज द आंसर? सी 3 पाई x. दैट इज इट. कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेंगे. लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 3 मैंने ले लिया. r3 कितना हो गया? 0.529 इंटू n स्क्वायर अपॉन जेड. 3 स्क्वायर अपॉन जेड की वैल्यू कितनी? 2. 2 से 2 कैंसिल, एक 3 से 3 कैंसिल, 3 पाई इंटू x. दैट इज इट. यही आंसर है. तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ de Broglie's वेवलेंथ. इसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चन भी लिए और हमने ये भी कहा कि de Broglie's concept is applicable and meaningful for microscopic moving particles like electron, proton or atoms, but does not apply well or cannot be experimentally verified for the larger particles or macroscopic particles like a ball moving even though it is moving with the high speed. तो ये थे कुछ questions, concepts based on de Broglie's concept. That's it about the de Broglie's concept. In the next video, we shall talk about Heisenberg's uncertainty principle. Thank you.